नमस्कार, मैं विनीता संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके प्रीलिम्स 2024 के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यहां पर आपके लिए करंट अफेयर रिवीजन का एक प्रोग्राम चलाया है और जिसमें साइंस एंड टेक का पोर्शन जो है मैं ले रही हूं। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मई 2023 में जो भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहे हैं साइंस के, उन पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम एक लेक्चर पहले बना चुके हैं जिसमें हम अप्रैल 2023 के सारे टॉपिक्स पर डिस्कशन कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं अपना पहला टॉपिक क्या है। पहला टॉपिक है हमारी जेनरिक दवाएँ, जेनरिक ड्रग्स। ये होती क्या हैं और हाल ही में ये चर्चा में क्यों हैं। ये हाल ही में चर्चा में इसलिए बनी हुई है क्योंकि जो हमारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है उन्होंने एक अलर्ट जारी करा है जिसमें उन्होंने डॉक्टर्स को, जो सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, उन्हें ये कहा है कि आप जो भी रिकमेंडेशन देंगे, पर्ची पे जो भी दवाइयाँ लिखेंगे वो जेनरिक दवाइयाँ लिखेंगे। साथ ही साथ इन्होंने क्या करा है, सिर्फ केंद्र सरकार के अस्पतालों को ही नहीं बल्कि जो केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत यानी कि CGHS के तहत जो भी हमारे स्थापित आरोग्य केंद्र हैं या पॉलीक्लिनिक हैं, उन सभी के डॉक्टर्स को भी सेम अलर्ट जारी करा है कि आप जो भी अपनी प्रिस्क्रिप्शन पर, पर्ची पर दवाइयाँ लिखेंगे वो ब्रांडेड दवाइयाँ नहीं, आप जेनरिक दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन देंगे। अब इसके पीछे हमारी जो सरकार है उसका उद्देश्य क्या है, ये चाहती है जेनरिक दवाओं को बढ़ावा देना चाहती है। और क्यों, इसके पीछे हमारी सरकार का उद्देश्य क्या है, वो जेनरिक दवाइयों को बढ़ावा देने के लिए ये सब कर रही है। और ऐसा करने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि जो जेनरिक दवाइयाँ होती हैं वो सस्ती होती हैं और सस्ती दवाइयाँ होती हैं, साथ ही साथ इनकी जो चिकित्सक लाभ होते हैं वो बिल्कुल हमारी जो ब्रांडेड दवाइयाँ होती हैं उनके बराबर होते हैं। अब देखिए, जो हमारे बेरोजगार लोग हैं या जो हमारे गरीब लोग हैं उनको दवाइयाँ आसानी से उपलब्ध हो सकें, वो दवाइयाँ खरीदने में सक्षम हो सकें, इसलिए जो है जेनरिक दवाइयों को रिकमेंडेशन करने के लिए डॉक्टर को कहा जा रहा है। अगर बात करें हम आंकड़ों की, तो लास्ट ईयर जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे हुआ यानी कि 2022-23 का जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है उसमें ये पाया गया है कि जो हमारा स्वास्थ्य पर कुल व्यय होता है उसका तकरीबन 48.2% जो हमारा टोटल व्यय होता है वो किनके द्वारा वहन किया जाता है, वो जो परिवार के लोग होते हैं वो इस पूरे को वहन करते हैं। और इसमें भी अगर बात करें प्रतिशतता की, तो जो इसमें 20 से 60% तक जो खर्च होता है वो किस पर होता है, तो दवाइयों पर खर्च होता है। अब देखिए कितना बड़ा अमाउंट जो है दवाइयों पर खर्च हो रहा है। अगर हम इसको कम कर सकेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा उन लोगों के लिए जो गरीब हैं और जो वृद्ध हैं, यानी कि जो बूढ़े लोग हैं, उनकी भी दवाइयाँ आसानी से उन्हें उपलब्ध हो सकेंगी। क्योंकि वो जो स्वास्थ्य केंद्र है हमारी सरकार ने कुछ पहले करी हैं जिसके द्वारा जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है उसके तहत हमारे जो स्वास्थ्य संस्थान हैं वहाँ पे जो अनिवार्य दवाइयाँ होती हैं, यानी कि जो वृद्ध लोगों को ज़रूरत की दवाइयाँ होती हैं, वो जेनरिक दवाइयाँ फ्री में जो है निःशुल्क उन्हें उपलब्ध कराई जाती हैं। साथ ही साथ एक पहल हमारे सरकार द्वारा और की गई है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत क्या करा है कि जन औषधि केंद्र खोले हैं। और इन जन औषधि केंद्रों पर आपको जो जेनरिक दवाइयाँ हैं और साथ ही साथ जो हमारा सर्जिकल सामग्री होती है, यानी कि जब किसी का ऑपरेशन होता है तो जो भी सर्जिकल सामग्री की ज़रूरत होती है जैसे ग्लव्स वगैरह, तो ये सारी चीज़ें आपको ईजिली उपलब्ध हो जाएंगी। ग्लव्स, ड्रग्स जो भी चाहिएगी आपको वहाँ पे ईजिली आपको जो है अवेलेबल हो जाएगी। देखो, अब हम देख लेते हैं कि जेनरिक दवाइयाँ होती क्या हैं। देखो, जेनरिक दवाइयाँ वस्तुतः ब्रांडेड दवाइयों के समान ही होती हैं, मतलब जैसी हमारी ब्रांडेड दवाइयाँ होती हैं सेम उन्हीं की तरह होती हैं। ये इनकी जो खुराक होती है, खुराक भी उसी तरीके से बताई जाएगी आपको जैसे ब्रांडेड दवाइयों की खुराक होती है। इनके जो चिकित्सीय लाभ होते हैं वो भी ब्रांडेड दवाओं की तरह होते हैं। इनकी गुणवत्ता भी उसी की तरह होती है, पर इनमें एक डिफरेंस होता है कि जो ब्रांडेड दवाइयों की पैकिंग होती है, जिस शेप में वो होती है, ये उनसे अलग होती हैं। ये इनकी एक अलग विशेषता है, ये यहाँ पर किया जाता है। ब्रांडेड दवाइयों की शेप से इसे जो है अलग रखा जाता है, उनकी पैकेजिंग से इन्हें डिफरेंट रखा जाता है।
अब तीसरा आपको बोल रहा है कि जो जेनरिक दवाइयाँ होती हैं वो ब्रांडेड दवाइयों के समान ही जो है हमें चिकित्सीय लाभ देती हैं या उन्हीं की तरह कार्य करती हैं और चिकित्सीय लाभ देती हैं। अब देखो यहाँ किया क्या गया है, जो हमारी ब्रांडेड जेनरिक दवाइयाँ हैं उसमें उन्होंने क्या करा है, एक ही उत्पाद के लिए कई सारी जेनरिक दवाओं को मंजूरी दे दी है। अब उससे होगा क्या, उससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी मार्केट में। अब आपने इकोनॉमी में अपने डिमांड एंड सप्लाई की थ्योरी पढ़ी होगी, तो उससे होगा क्या, जब यहाँ पर हम बहुत सारा उत्पादन कर रहे हैं तो क्या होगा कि जो हमारी मूल्य है यानी कि जो दवाइयों का मूल्य है वो और सस्ता हो जाएगा, वो और कम हो जाएगा। तो इसी कारण से जो है जेनरिक दवाइयाँ जो हमारी सस्ती होती हैं। साथ ही साथ आपको बता दें जो ब्रांडेड दवाइयाँ होती हैं वो अपना जो है एक पेटेंट लेती हैं, उस पेटेंट को लेने के लिए भी उन्हें कुछ खर्च करना पड़ता है, इसलिए भी उनकी कॉस्ट थोड़ी और बढ़ जाती है। अब जेनरिक दवाइयों से संबंधी आपको एक जानकारी दें तो जेनरिक दवाइयों के निर्यात में भारत का जो स्थान है, भारत बहुत आगे है। यहाँ पर बहुत जेनरिक दवाइयाँ बनती हैं, जेनरिक दवाइयों का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है। अगर बात करें अफ्रीका की, तो भारत अफ्रीका में जेनरिक दवाइयों का कितना निर्यात कर रहा है, तो अफ्रीका की जितनी खपत है उसका तकरीबन ये जो है 50% तक जो है निर्यात भारत कर रहा है। अगर बात करते हैं यहाँ यूएसए की, तो यूएसए में ये 40% तक कर रहा है। अगर बात करें यहाँ हम यूई की, तो यूई में ये तकरीबन 25% तक जो है यहाँ से निर्यात कर रहा है। तो देखिए अपने यहाँ से हम बाहर जेनरिक दवाइयाँ इतनी भेज रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर जो जेनरिक दवाइयाँ हैं वो बहुत कम यूज़ करते हैं, क्योंकि लोगों के अंदर एक परसेप्शन बना हुआ है। लोग ये सोचते हैं कि ये दवा, ये चीज़ महंगी है, इसके मूल्य ज़्यादा है तो क्या होगा, ये अच्छी होगी, जबकि ऐसा नहीं होता। अब बात करते हैं यहाँ पे जो हमारी जेनरिक दवाइयाँ हैं और जो ब्रांडेड दवाइयाँ हैं उनकी कहीं पे भी कोई परिभाषा नहीं दी गई है। जो हमारा औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम है जो कि 1940 का है, इसमें भी हमारा कहीं पे भी ये नहीं बताया गया है कि ब्रांडेड दवाइयाँ कौन सी होंगी और जेनरिक दवाइयाँ कौन सी होंगी। यहाँ पर इनके लिए कोई परिभाषा नहीं है। तो आइए देख लेते हैं इससे संबंधित एक प्रश्न आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने केंद्र सरकार के अस्पतालों को और सीजीएचएस के तहत स्थापित जो भी आरोग्य केंद्र हैं और पॉलीक्लिनिक हैं उन सभी के डॉक्टर्स को केवल जेनरिक दवाई लिखने के लिए जो है अलर्ट जारी करा है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा कि इसमें क्या किया गया है, जो सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं उन्हें जेनरिक दवाई लिखने के लिए कहा गया है, और साथ ही साथ जो सीजीएचएस से जुड़े हुए जो भी आरोग्य केंद्र हैं उनके डॉक्टर्स को भी ये कहा गया है। ये जो हमारा कथन है ये सही हो जाएगा। दूसरे कथन में आपसे कह रहा है, जेनरिक दवाई ब्रांडेड दवाई के समान चिकित्सीय लाभ प्रदान नहीं करती हैं। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, लाभ प्रदान नहीं करती हैं, जबकि अभी हमने पढ़ा कि इसके चिकित्सीय लाभ गुण सब कुछ ब्रांडेड दवाइयों के जैसे ही होते हैं। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या बनेगा, तो आंसर बनेगा हमारा केवल एक। चलिए अपना अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है हमारा शूद्र ग्रह की एक नई पट्टी खोजी गई है। ये कहाँ पर खोजी गई है, पर उससे पहले हम ये देख लेते हैं अपने सौर मंडल में शूद्र ग्रह की पट्टी कहाँ पर पाई जाती है। अपने सौर मंडल की अगर बात करते हैं तो ये जो मंगल ग्रह है और बृहस्पति ग्रह है, यानी कि मार्स और जुपिटर के बीच में ये जो आप पट्टी देख रहे हैं इसे कहा जाता है शूद्र ग्रह की पट्टी। यानी कि यहाँ पर बहुत सारे शूद्र ग्रह जो है इधर रिवॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर सूर्य के चारों ओर इस पट्टी में घूम रहे हैं, इस ऑर्बिट में एक तरीके से घूम रहे हैं। अब देखिए शूद्र ग्रह होते क्या हैं, तो ऐसा माना जाता है कि जो शूद्र ग्रह हैं उनके जुड़ने से, उनके मिलने से ही जो हमारे ग्रहों का जो है निर्माण होता है। जब ये मिल के एक बल्क साइज में बन जाते हैं तो हमारे ग्रह जो है निर्मित होते हैं, ग्रह बनते हैं। चलिए अपने टॉपिक की तरफ लौटते हैं, देखते हैं कि शूद्र ग्रह की अभी जो पट्टी मिली है वो कहाँ पर मिली है। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने फॉर्मलहॉट नामक तारे के निकट शूद्र ग्रह की एक नई पट्टी की जो है खोज की है। अब ये जो हमारा इस टेलीस्कोप है इसके पर्यवेक्षणों से फॉर्मलहॉट के पास धूल भरी वलय या पट्टियों का पता चला है। यहाँ पे सिर्फ एक ही पट्टी नहीं है, यहाँ पर और एक ही पट्टी नहीं होती, इसके चारों तरफ हो सकता है कई पट्टियाँ हों। तो यहाँ पर कई पट्टियाँ इसके चारों तरफ पता चली हैं। तो उसमें ये क्या बोल रहा है कि जो आंतरिक वलय है यानी कि आंतरिक जो पट्टी है वो चमकीली है और जो मध्यवर्ती वलय है वो संकीर्ण है। चलिए आगे देखते हैं।
आगे क्या बता रहा है ये हमें, तो आगे कह रहा है जो फॉर्मल हॉट है वो पिक्सिक ऑस्ट्रिनस नामक सुदूर दक्षिणी तारामंडल में सबसे चमकीला एक तारा है। अगर यहाँ पर बात करें सूर्य के साथ इसका कंपैरिजन करें तो सूर्य के द्रव्यमान और आकार से ये जो लगभग है दुगना है। ऐसा नहीं कह रहा है कि बिल्कुल दुगना है, लगभग का मतलब ये है कि ये अगर हमारा जो सूर्य है उसका हम द्रव्यमान मान लें 2 है तो ये लगभग 3.9, 3.8 या 4 भी हो सकता है। और यहाँ पर जो ऊर्जा ये निकाल रहा है वो सूर्य से 16 गुनी है, यानी कि सूर्य से जो हमें ऊर्जा मिलती है किस फॉर्म में मिलती है, तो विकिरण के फॉर्म में मिलती है, रेडिएशन की फॉर्म में मिलती है। तो यहाँ पर जो इसकी ऊर्जा है वो 16 गुना अधिक जो है विकिरण उत्पन्न कर रहा है, 16 गुना ज़्यादा सूर्य से ऊर्जा दे रहा है। वहीं बात करते हैं जो फॉर्मल हॉट के आसपास अब से पहले भी जो है मलबे की पट्टियां खोजी गई थी। तो सबसे पहली बार जो पट्टी मिली थी वो कब मिली थी, 1983 में सबसे पहली बार पट्टी मिली थी। अब देखो ये जो धूल भरी पट्टियां हैं इन्हें क्या कहा जाता है कि ये जो क्षुद्र ग्रह हैं या फिर कहते हैं कि धूमकेतु, इन दोनों पिंडों के टकराने से जो वहाँ पर मलबा उत्पन्न हुआ है, इन दोनों के टकराने से ये टूटे हैं और उससे जो मलबा उत्पन्न हुआ है उसके कारण जो है ये धूल भरी पट्टियाँ बनी हैं। अब इन धूल भरी पट्टियों में कार्बन और आयरन जैसे तत्व मिलते हैं, जिसके कारण ये कहा जाता है कि इनके जुड़ने से, इनके मिलने से जो है ग्रहों का निर्माण होता है। और इन्हें कहा क्या जाता है, अक्सर इन्हें डर्बिस डिस्क के रूप में भी वर्णित किया जाता है, यानी कि इन पट्टियों का एक अलग नाम भी है जिसमें कहा जाता है इन्हें डर्बिस डिस्क। यहाँ पर बात कर लेते हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की। तो जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नासा की एक इंफ्रारेड फ्लैगशिप वेधशाला है, ये नासा की एक वेधशाला है। ये किस किस के सहयोग से बना है, तो नासा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी, साथ ही जो कनाडाई एजेंसी है और जो हमारी कनाडा की स्पेस एजेंसी है यानी कि अंतरिक्ष एजेंसी है, उसके बीच सहयोग से ये बना है। और इसे स्थापित कहाँ किया गया है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो लिंगरेज पॉइंट होते हैं, जैसा कि हमने आपको अपनी शब्दावलियों वाली एक वीडियो में बताया था कि हमारे पृथ्वी और सूर्य के बीच में अलग अलग लिंगरेज पॉइंट होते हैं, L1, L2, L3, L4, L5, ये 5 लिंगरेज पॉइंट के बारे में बताया था। तो यहाँ जो है इसे L2 पर स्थापित किया गया है। जैसे कि हमारा अगर हम बात करें तो हमारा जो सौर मिशन भेजा गया है आदित्य L1, इसका नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, बहुत न्यूज़ में रहा है। तो जो आदित्य L1 है उसे L1 का मतलब क्या है, उसे L1 पॉइंट पे स्थापित किया गया है, L1 पॉइंट पे उसे रखा गया है। लेकिन यहाँ पर कहाँ रखा गया है, तो लिंगरेंज पॉइंट L2 पर इसको जो है स्थापित किया गया है। और इस टेलीस्कोप को कहा क्या जा रहा है, इसे ये कहा जा रहा है कि इससे पहले जो एक हबल स्पेस टेलीस्कोप था उसी का अगला चरण इसे माना जा रहा है कि ये उसी के अध्ययन को जो है आगे बढ़ाएगा। तो चलिए इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, हॉमलफोर्ड तारे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले आपको बोल रहा है, पहला कथन, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है ने फॉर्मलहॉट नामक तारे के निकट शुद्ध ग्रह की एक पट्टी की खोज की है। मतलब जो हमने अभी तक पूरा टॉपिक पढ़ा ये उसी के बारे में बता रहा है कि हम फॉर्मलहॉट जो तारा है उसके आसपास शुद्ध ग्रहों की पट्टी की खोज करिए, तो ये हमारा सही हो जाएगा। दूसरा ये कह रहा है कि फॉर्मलहॉट जो है पिस्किस ऑस्ट्रिनस नामक सुदूर दक्षिणी तारामंडल का सबसे चमकीला तारा है, तो ये भी बिल्कुल सही है, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा। तीसरा आपको कह रहा है यह सूर्य के द्रव्यमान और आकार में लगभग 10 गुना है। हमने आपको बताया कि ये जो है 10 गुना नहीं, ये कितना है, तो 2 गुना है। लेकिन इसकी जो ऊर्जा इससे निकलती है, यानी कि जो ऊर्जा विकिरण के माध्यम से यहाँ से उत्पन्न होती है वो सूर्य से 16 गुना ज़्यादा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर, अगर हम देखें तो पहला और दूसरा सही है और तीसरा गलत है, तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, सी आंसर हो जाएगा। चलिए अपना अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या कहता है, अगला टॉपिक है हमारा शनि बना सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह। अभी हाल ही में हुआ क्या है, वैज्ञानिकों ने
शनि के जो है 62 यानी कि 62 चंद्रमाओं, नए चंद्रमाओं की खोज की है, जिसके साथ ही जो हमारा शनि है वो सर्वाधिक चंद्रमाओं यानी कि 145 चंद्रमाओं वाला ग्रह बन गया है। इससे पहले जो है जुपिटर जो है सबसे ज़्यादा चंद्रमाओं वाला ग्रह था, उसके चंद्रमाओं की संख्या कितनी थी, तो वहाँ पर जो है 95 चंद्रमा थे। अब देखा जाए तो ये इससे तकरीबन 50 चंद्रमा इसके अब ज़्यादा है। शनि की बात करते हैं तो शनि जो है हमारे सौरमंडल में छठा ग्रह है, यानी कि अगर हम बात करें सूर्य से लेकर अगर काउंटिंग करना शुरू करें तो छठा ये ग्रह है हमारा शनि। अब यहाँ सौरमंडल की बात हो रही है तो सौरमंडल में हमारे 8 ग्रह हैं। इन 8 ग्रह में से 4 जो हैं, 4 ग्रहों को कहा जाता है इनर और 4 को कहा जाता है आउटर ग्रह। अब ये जो इनर ग्रह हैं ये होते हैं हमारे स्थलीय ग्रह, यानी कि यहाँ पर स्थल है, और जो बाहर के 4 ग्रह हैं इन चारों ग्रहों पे क्या है, ये गैसियस ग्रह हैं, यहाँ पर किसी भी तरह का स्थल नहीं है, ये किससे बने हैं, गैस से बने हैं। और जो बाहर के जो हमारे ग्रह हैं इन ग्रहों के चारों तरफ एक पट्टी है, इस तरीके से एक पट्टी, इस तरीके से इन चारों ग्रहों के चारों तरफ एक पट्टी घूमती है। ये आप देख रहे हैं शनि की फोटो है, ये देखिए यहाँ पे आपको पट्टियाँ दिख रही हैं। तो ये पट्टियाँ किसकी बनी होती है, तो ये बर्फ और जो है चट्टानों के टुकड़ों की पट्टियाँ होती है जो इसके आसपास इस तरीके से रिवॉल्व करती रहती हैं। वहीं पे बात करें अगर शनि की, तो शनि हमारा जो है हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। जैसा कि हमने आपको बताया ही कि ये क्या है, गैसियस ग्रह है, गैस से बना हुआ है, तो ये किससे, हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना हुआ है। तो हमारा जो सबसे बड़ा ग्रह वो है जुपिटर, और दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, तो दूसरे नंबर पे हमारा आता है शनि, पहले नंबर पे बृहस्पति। अब शनि से संबंधित कुछ प्रमुख मिशन इससे पहले हुए हैं, जिनमें एक है पेनियर 11, वाइजर 1 और 2 और कैसिनी, ये 3 मिशन अभी तक हुए हैं शनि से संबंधित। अब देखो जो पेनियर 11 है उसे अप्रैल 1973 में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था, तो इसे जो है अप्रैल 1973 में लॉन्च किया गया था। और किस लिए लॉन्च किया गया था, तो शनि के पास जो है शनि से संबंधित जानकारी लेने के लिए इसे लॉन्च किया था। जो शनि और बृहस्पति के बीच में शुद्ध ग्रह की पट्टी है उसके बारे में, शनि और बृहस्पति का जो पर्यावरण है उसकी स्टडी करने के लिए इसे जो है लॉन्च किया गया था। और 1995 में जो है इसे बंद कर दिया गया, इसे ख़त्म कर दिया गया। दूसरा आपके जो यहाँ पर है वाइजर 1 और 2, जो ये वाइजर 1 और 2 है ये भी नासा के ही द्वारा भेजे गए थे। और नासा ने इसे कब लॉन्च किया था, तो 1977 में इसे जो है लॉन्च किया गया था। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो है अभी भी चालू है। इसका कार्य क्या था, इसे करना क्या था, जो हमारा बाहरी सौरमंडल है उसके बारे में जानकारी हासिल करनी थी, उसके बारे में पता करना था। अब तीसरा यहाँ पर जो है कैसिनी, कैसिनी जो है हमारा नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा 1997 में लॉन्च किया गया। किसके द्वारा, तो नासा और हमारी जो यूरोपीय स्पेस एजेंसी है उनके द्वारा कब लॉन्च किया गया, 1997 में जो है इसे लॉन्च किया था। और इसका कार्य क्या था, इसे जो है हमारा यहाँ पर जो चंद्रमा है शनि के, उस चंद्रमाओं के बारे में जानकारी हासिल इससे करनी थी। और ये उतरा कहाँ पर था, तो जो टाइटन चंद्रमा है शनि का वहाँ पर उतरा था। और ये जो है शनि के लिए जो मिशन भेजे गए उनमें चौथा मिशन था। लेकिन अगर बात करें इसकी उपलब्धि के बारे में, तो शनि की कक्षा में, यानी कि जो शनि ग्रह है उसकी कक्षा में प्रवेश करने वाला ये पहला मिशन था। और अंतरिक्ष में इसके साथ जो है ऑर्बिटर था, एक ऑर्बिटर वहाँ पर घूम रहा है, और साथ ही साथ जो इसका लैंडर था वो टाइटन पे जो है ये लैंड कर चुका है। और इसे इस पूरे मिशन को समाप्त कब किया गया, तो 2005 में ये भी समाप्त हो चुका है। और अभी हाल ही में क्या करा है, हाल ही में शनि पे चंद्रमाओं की खोज की गई है। तो ये सारा टॉपिक था, इससे रिलेटेड हमने आपको सारे यहाँ पर मिशन बता दिए। अब देख लेते हैं इससे संबंधित प्रश्न क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने शनि के चारों ओर 62 नए चंद्रमाओं की खोज की है। तो ये बिल्कुल सही है, उन्होंने 62 नए चंद्रमाओं की जो है खोज करी है और बताया है कि शनि के आसपास जो है 62 और नए चंद्रमा हैं। अगला कथन आपसे कह रहा है, इस खोज के बाद शनि के चंद्रमाओं की संख्या 103 हो गई है। ये जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कितनी हो गई है, तो 145 इसकी जो है संख्या हो गई है।
और शनि के बारे में आपसे पूछ रहा है तीसरे कथन में। तीसरे कथन में कह रहा है शनि मुख्यतः जो है हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। हमने आपको बताया कि शनि एक गैसियस ग्रह है और किससे बना है, हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। अब देखो यहाँ पे आपसे पूछ क्या रहा है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है। जब भी आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो वहाँ पर सर्कल कर लिया कीजिए, क्योंकि यहाँ गलत होने, आपके आंसर के गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि नॉर्मली हम ये हमारे दिमाग में रहता है कि सही है पूछा है और हम इसको गलत करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ क्या पूछा है, सही नहीं है। तो देखिए पहला सही है, तीसरा सही है, लेकिन दूसरा जो है हमारा गलत है। तो क्या हो जाएगा, केवल 2 हमारा जो है सही नहीं है, बाकी दोनों पहला और तीसरा सही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी। चलिए अपना अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक क्या कह रहा है, तो अगला टॉपिक आपका है मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स अभी हाल ही में बहुत चर्चा में बना हुआ था। अब मंकी पॉक्स से संबंधित क्या हम यहाँ पर जानकारी आपको दे रहे हैं, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने जो मंकी पॉक्स के लिए वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल लगाया हुआ था उसे समाप्त कर दिया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसके प्रति लापरवाह हो जाएं और यहाँ पर हमें किसी भी तरह के बचाव की ज़रूरत नहीं है। हमें बचाव की ज़रूरत है, बस ये है कि उस पर जो आपातकाल की स्थिति लगाई हुई थी उसे जो है ख़त्म कर दिया गया है। और मंकी पॉक्स क्या है, एक वायरल बीमारी है, वायरल डिजीज़ है। तो वायरल डिजीज़ है तो क्या है, ये संक्रामक होगी, संक्रमण से फैलेगी, एक दूसरे के साथ संक्रमण से ये फैलेगी। और ये आमतौर पर कहाँ पाई जा रही है, तो अफ्रीका में पाई जा रही है। और अफ्रीका में भी कहाँ पे, जो सेंट्रल और वेस्टर्न अफ्रीका है, यानी कि सेंट्रल और जो यहाँ पर वेस्टर्न अफ्रीका है वहाँ पर ये पाई जा रही है। वहाँ पर इसकी जो रोगी हैं उनकी मात्रा ज़्यादा है। अब वहीं पे यहाँ पे क्या बता रहा है, आप आंकड़ों को बता रहा है, तो कह रहा है कि वर्ष 2022 में लगभग कितने लोग इससे संक्रमित हुए हैं, तो 87,000 लोग जो है मंकी पॉक्स से संक्रमित हुए हैं। इतने ज़्यादा लोगों को यहाँ पर मंकी पॉक्स हुआ है। अब इस वायरस के आपको कुल के बारे में बता रहा है, यानी कि किस फैमिली से ये वायरस बिलोंग करता है, तो पॉक्सीविरिडे या इसे पॉक्सीवेरिडे भी बोलते हैं। ये जो फैमिली है इससे ये वायरस बिलोंग करता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे ये जो है आनुवांशिक रूप से जो है अन्य जो पॉक्स के वायरस होते हैं उनके समान ही होता है। जैसे कि हम पढ़ते हैं चिकन पॉक्स एक होता है, तो अन्य जो पॉक्स होते हैं उन्हीं के वायरसों के समान ये होता है। और ये व्यक्तियों में कैसे फैलता है, संक्रमण से फैलता है। अब ये जानवरों से भी फैलता है, तो ये जूनोटिकल डिजीज़ भी हो गया, जिससे जानवर से इंसान में जो है बीमारी आती है। इस बीमारी के लक्षण क्या हैं, तो इसमें जो है बुखार आता है, शरीर पर जो है पेनफुल चकत्ते पड़ जाते हैं, मतलब कि शरीर पे आपके अलग से निशान से पड़ जाएंगे, चकत्ते पड़ जाएंगे और उनमें आपके बहुत ज़्यादा पेन होगा। साथ ही साथ आपको बता रहा है ये जो है लिम्फ नोड्स में सूजन आ जाती है। जो भी हमारे जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स में जो है सूजन आ जाती है, सर में बहुत तेज़ दर्द होने लगता है। ये सारे इस बीमारी के लक्षण हैं और अभी तक इसके लिए कोई भी जो है एंटीवायरल उपचार मौजूद नहीं है। इसीलिए जो है WHO ने इसे आपातकाल की स्थिति में रखा हुआ था और अभी इसे वहाँ से हटा दिया है। चलिए अपना इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। WHO ने मंकी पॉक्स के लिए वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल को समाप्त कर दिया है, तो ये बिल्कुल सही है, अभी ही आपातकाल को समाप्त किया गया है। और मंकी पॉक्स का संक्रमण जानवरों से भी फैल सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया एक जूनोटिकल डिजीज़ है, हमारा जो है जानवरों से भी इंसान में संक्रमण इसका फैल सकता है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ आपसे क्या पूछ रहा है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो सही कौन से हैं, पहला और दूसरा दोनों सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी आंसर हो जाएगा। चलिए अपना अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक क्या कह रहा है, तो हमारा टॉपिक क्या है, टॉपिक है हमारा रेस्पिरेटरी सिनेशियल वायरस, यानी कि जिसे शॉर्ट में क्या कहा गया है, RSV। यह भी चर्चा में क्यों बना हुआ है, क्योंकि हाल ही में क्या हुआ है, हाल ही में जो हमारा US का फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन है उसने एरेक्सवी नाम की एक वैक्सीन को जो है मंजूरी दी है, इसे मंजूरी प्रदान करी है बनाने के लिए, इसे मार्केट में उतरने के लिए। ये जो वैक्सीन है ये जो वयस्क लोग होते हैं उनके लिए पहली रेस्पिरेटरी सिनेशियल वायरस वैक्सीन है, यानी कि पहली ऐसी वैक्सीन बनी है और इसे मंजूरी अभी प्रदान की गई है। अब यहाँ पर बात करें ह्यूमन RSV, जो ह्यूमन RSV है ये क्या कर रहा है, वैश्विक स्तर पर जो मनुष्य के निचला श्वसन मार्ग होता है
उसमें संक्रमण पैदा कर रहा है। निचले श्वसन मार्ग का मतलब ये है कि जो हमारे फेफड़े हैं, फेफड़ों में लोअर ट्रैक का जो पार्ट होता है वहाँ पर ये जो है संक्रमण कर रहा है। नॉर्मली अगर हम बात करें निमोनिया की, तो निमोनिया में क्या होता है, हमारे फेफड़ों का अपर पार्ट जो है कहीं ना कहीं संक्रमित होता है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, फेफड़ों के लोअर पार्ट को ये जो है संक्रमित कर रहा है। तो कहीं ना कहीं निमोनिया से थोड़ा सा अलग है। इसका पहला संक्रमण शिशुओं और छोटे बच्चों में गंभीर रूप से जो ब्रोंकियोलाइटिस होता है उसके रूप में देखने को मिलता है। ब्रोंकियोलाइटिस में क्या होता है, जो हमारे ऑक्सीजन है जो हम इनहेल करते हैं वो लंग्स तक प्रॉपर नहीं पहुंच पाती, और जब ऑक्सीजन हमारी बॉडी में प्रॉपर नहीं होगी तो क्या होगा, हमारी बॉडी को बहुत सारी नुकसान होंगे। हमारे ब्लड में जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, हमारी जो मस्तिष्क को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी पूरी जो है प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगी। तो देखिए ये जो है आगे बताएं आपको, छोटे बच्चों में तो ये पहले से ही बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, छोटे बच्चों को ये बहुत जल्दी पकड़ रहा था, लेकिन अभी जो है यहाँ पर जो है वरिष्ठ वयस्कों में भी RSV को तेज़ी से जो है रोगजनक के रूप में पहचाना जा रहा है। मतलब ये जो वयस्क लोग थे उनमें भी यह तेज़ी से फैल रहा है। पहली रेस्पिरेटरी सिनिशियल वायरस जो है न्यूमोवेरिडे कुल के भीतर जो हमारा ऑर्थो न्यूमोवायरस वंश है, और उसमें भी जो मोनेन ग्रेविरल्स उपवर्ग से जो है संबंधित है। इस वंश के जो सदस्य हैं, इस वंश के सदस्यों में कौन कौन शामिल हैं, तो हमारा ह्यूमन RSV, गौ जातीय RSV और म्यूरिन, ये शामिल हैं। अब ये म्यूरिन जो है, म्यूरिन चूहों से संबंधित होता है, और इसमें जो है ये जो सारे वायरस हैं, ऐसा कहा जाता है ये जो निमोनिया है, निमोनिया भी फैलाते हैं इसमें से कुछ वायरस। तो ये जो है निमोनिया और साथ ही साथ RSV है ना, जो कि इसका अपर है, यानी कि हमारे लोअर पार्ट लंग्स को जो है अफेक्ट करता है। चलिए अगले इससे संबंधित हम प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या कहता है, तो प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपसे कह रहा है रेस्पिरेटरी सिनिशियल वायरस जो है मनुष्यों के निचले श्वसन मार्ग को संक्रमण करता है, निचला जो श्वसन मार्ग है उसे संक्रमित करता है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन आपसे कह रहा है रेस्पिरेटरी सिनिशियल वायरस न्यूमोवेरिडे कुल के भीतर आर्थो न्यूमोवायरस वंश और मोनेन गैविरियस उपवर्ग से संबंधित है, तो ये भी आपका सही है। तीसरा आपसे कह रहा है कि RSV जो वैक्सीन है वयस्कों के लिए अभी दुनिया में पहली RSV वैक्सीन है, जिसे किसने अभी US के फूड एंड ड्रग्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने मंजूरी प्रदान करी है। तो ये तीनों कथन जो है सही है। यहाँ पे पूछ कह रहा है उपरोक्त में से कौन से सही हैं, तो 1 2 3 सभी कथन जो है सही है, तो यहाँ आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा C। चलिए अपना अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय रोगजनक निगरानी नेटवर्क यानी कि IPSN। इसके बारे में देखें तो हाल ही में ये चर्चा में क्यों बना हुआ है, क्योंकि हमारा जो WHO है, WHO ने अभी जो है अंतर्राष्ट्रीय रोगजनक निगरानी नेटवर्क को लॉन्च किया है। और इसको लॉन्च करने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि ये जो नेटवर्क है इससे होगा क्या, जो कोविड-19 जैसे जो हमारे संक्रामक रोग हैं उनके खतरे का तेज़ी से ये पता लगाने में सक्षम है। ये तेज़ी से पता भी लगाएगा और साथ ही साथ इन संक्रामक रोगों को रोकने के लिए भी जानकारी बताएगा कि इनको किस तरीके से हम रोक सकते हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं जिससे हम इन्हें रोक सकें, हम इनसे बचाव कर सकें। उसके साथ IPSN क्या करेगा, जो दूर दूर के जो हमारे देश हैं उन्हें और साथ ही क्षेत्रों को एक साथ जोड़ने का काम करेगा। सैंपल्स को कलेक्ट करेगा अलग अलग जगहों से, अलग अलग क्षेत्रों और देशों से, उनका विश्लेषण करेगा, यानी कि उनकी जो है एनालिसिस करेगा। एनालिसिस करने के लिए जो है एक प्रणालीगत सुधार के लिए एक मंच प्रदान करता है। IPSN क्या कर रहा है, देशों को और क्षेत्रों को एक साथ जोड़ने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। साथ ही साथ इसमें होगा क्या, हम जो है डेटा अलग अलग देशों से और अलग अलग क्षेत्र से जो है सैंपल्स का डेटा कलेक्ट कर पाएंगे। डेटा कलेक्ट करने और उनका विश्लेषण करने के लिए भी यहाँ पर जो है एक प्रणालीगत जो है मंच जो है प्रदान करेगा। यहाँ पर किया क्या जाएगा, तो यहाँ पर जो भी हमारे वायरस हैं, बैक्टीरिया है और अन्य रोग पैदा करने वाले जो जीव हैं,
उनके जो आनुवांशिक कोड होते हैं उनका विश्लेषण किया जाएगा। और उनके विश्लेषण करने के लिए क्या किया जाएगा, जो ये जीन हैं यानी कि जो भी हमारे वायरस हैं या बैक्टीरिया हैं उनके जीनोमिक्स पर ये निर्भर करेगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं जो हमारे आनुवांशिक गुण होते हैं वो किस में होते हैं, जीनोमिक्स में होते हैं। तो ये आनुवांशिक कोड जब अध्ययन करेगा तो ये जो है उसके जीनोमिक्स पर निर्भर करेगा, जो भी हमारे वायरस का जीनोमिक्स होगा। तो चलिए इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी पहला कथन आपसे क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय रोगजनक निगरानी नेटवर्क यानी कि IPSN को जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने अभी जो है लॉन्च किया है। तो ये हमारा जो है बिल्कुल सही है। दूसरा आपसे कह रहा है IPSN एक वैश्विक नेटवर्क है जो कोविड-19 जैसे संक्रामक रोगों का पता लगाने में सक्षम है और साथ ही साथ क्या करेगा, ये कोविड-19 जैसे जो संक्रामक रोग हैं उनको रोकने के लिए जो भी उपाय होंगे वो भी आपके साथ साझा करेगा। तो ये भी हमारा सही है। नीचे क्या बोल रहा है आपसे, उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है। तो 1 और 2 दोनों ही सही हैं। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा C। चलिए अपना अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है रेडियोमेट्रिक डेटिंग। अब देखो रेडियोमेट्रिक डेटिंग क्या होती है। हाल ही में जो हमारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने एक अध्ययन किया और उन्होंने क्या पाया, जो हमारा कैल्शियम 41 है इसका हम उपयोग कर सकते हैं रेडियोमेट्रिक डेटिंग में। अब ये जो हमारा कैल्शियम 41 है ये जो है एक रेडियो आइसोटोप है जो लंबे समय तक जो है टिका रहता है, यानी कि जिसकी लाइफ टाइम जो है बहुत ज़्यादा होती है। जैसे ये सिमिलर कैसे काम करेगा, जैसे हमारा कार्बन डेटिंग काम करता है ना, जिस तरीके से हम कार्बन डेटिंग के माध्यम से जो वस्तु होती है हमारी उनकी आयु पता कर लेते हैं, सेम कुछ इस तरीके से ही जो है इसका काम होगा। अब इसके लिए कौन सी तकनीक यूज़ की जा रही है, तो एटम ट्रैप ट्रेस एनालिसिस नामक एक तकनीक जो है यहाँ पे यूज़ की जा रही है। यहाँ पर देखो ये जो हमने कार्बन डेटिंग के बारे में बताया है कि जब कोई इंसान यानी कि जब उसकी मृत्यु होती है उस वस्तु की जो एज होती है मृत्यु के बाद से काउंट की जाती है। तो कितनी होगी उसकी एज, जब वो कोई मान लो कोई इंसान है वो मर गया तो उसकी एज उस टाइम पे कितनी हुई, उसको कार्बन डेटिंग के उसमें माना जाएगा उसकी 0 एज है, क्योंकि तब से उसकी जो है डेटिंग स्टार्ट होगी। तो 0 एज पे क्या होगा, उसमें जो कार्बन होता है वो 100% होता है, ठीक है। वहीं 5730 साल बाद क्या होगा, वो कार्बन की जो परसेंटेज है हाफ हो जाएगा, यानी कि ये 50% रह जाएगा। तकरीबन हमारा जो है 5730 साल बाद ये इसकी जो इसमें कार्बन है वो आधा हो जाएगा, यानी कि 50% कार्बन रह जाएगा। वहीं अगर इस वस्तु की एज होगी 11,460 साल तो क्या होगा, वो 25% रह जाएगा। इसी तरीके से ईयर बढ़ते जाएंगे और जो कार्बन की मात्रा है जो है वो उसकी आधी होती जाएगी। जैसे अब 25 से आगे अगर हम जाएंगे तो क्या होगा, 12.5 हो जाएगा, फिर 12.5 का आधा हो जाएगा। इसी तरीके से ईयर्स के साथ जो है हमारी इसकी जो मात्रा है वो आधी आधी होती चली जाती है। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं हमारा कैल्शियम 41 के बारे में। तो कैल्शियम 41 क्या है, तो ये हमारा जो है एक लंबे समय तक बने रहने वाला रेडियो आइसोटोप है। यहाँ पर बात हो रही है आइसोटोप्स की, तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स में होता क्या है, देखो हमारा जो मान लीजिए कोई भी हम एटम लिख रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन ही लिख रहे हैं, तो यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास लिखा जाता है। तो एटॉमिक नंबर जो है सेम होगा, लेकिन इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो चेंज होता जाएगा। अब अगर बात करें हाइड्रोजन के ही मैं आपको 3 आइसोटोप बताती हूँ। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप कौन से होते हैं, यहाँ पे देखो H11, H11, H12 और H13, ये 3 हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, जो हमारा एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर जो है वो यहाँ तीनों में एटॉमिक नंबर जो है सेम है, लेकिन जो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास है वो अलग हो जाएगा, यानी कि न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो हमारी अलग हो जाएगी, क्योंकि जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स, और ऊपर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन। तो यहाँ न्यूट्रॉन्स की संख्या जो है अलग हो जाती है। अब इसी तरीके से हमारे जो कैल्शियम के आइसोटोप्स होते हैं, कैल्शियम के कौन कौन से आइसोटोप्स होते हैं, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20
और जो इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 40। अभी जो मिला है वो मिला है कैल्शियम 41, साथ ही साथ कैल्शियम का एक 42 भी होता है, एक 46 भी होता है। तो इस तरीके से कैल्शियम के भी कई सारे आइसोटोप्स होते हैं। अब ये जो कैल्शियम 41 है, ये कब, इसकी लाइफ टाइम कितनी है, मतलब कितने टाइम बाद ये हाफ होगा, हाफ लाइफ इसकी होगी 99,400 वर्ष बाद। यानी कि कितना, तकरीबन अगर देखें तो तकरीबन 1 लाख के आसपास ये आंकड़ा पहुंच रहा है। 1 लाख के आसपास, 1 लाख के आसपास के वर्षों तक ये पहुंच रहा है। चलिए देखते हैं ये जो है बनता कैसे है। तो जो हमारी मृदा है, यानी कि जो हमारी मिट्टी है, उसमें जो हमारी ब्रह्मांडीय किरणें आती हैं, ब्रह्मांड से जो किरणें आएंगी यहाँ पर, वो मृदा के साथ मिलकर कुछ परस्पर क्रिया करती हैं और उस क्रिया के माध्यम से जो है हमारा कैल्शियम 41 जो है उत्पन्न होता है। और ये पाया कहाँ जाता है, कहाँ पर पाया जाएगा? सिंपल सी बात है, अगर ये मृदा के साथ परस्पर क्रिया करने से बन रहा है तो कहाँ मिलेगा? मिट्टी में ही मिलेगा। यानी कि हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर जो हमारी भूपर्पटी है, यानी कि क्रस्ट पर ये पाया जाता है। यहाँ पर बात कर लेते हैं रेडियोमेट्रिक डेटिंग की। अभी तक जो हमें रेडियो कार्बन डेटिंग या कार्बन 14 डेटिंग का यूज़ करते हैं। इसमें जो है कार्बनिक पदार्थों का आकलन किया जाता है। किसी भी जो सजीव वस्तु होती है उसकी मृत्यु के बाद उसमें जो कार्बन की मात्रा है उसका आकलन के द्वारा उसकी जो है आयु बताई जाती है। अब ये होता कैसे है, देखिए, जब कोई भी जो सजीव वस्तु होती है वो जब जिंदा होगी तो क्या होगा, वो कार्बन का अवशोषण भी करेगी और साथ ही साथ वो जो है कार्बन का उत्सर्जन भी करेगी। लेकिन वहीं जब ये कार्बनिक जो जीव है वो मर जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, तो क्या होगा, वो अब अवशोषण नहीं कर पाएगी, अवशोषित नहीं कर पाएगी, उसमें सिर्फ उत्सर्जन होगा और वो भी बहुत धीरे होगा। तो उसके माध्यम से क्या होगा कि हम ये पता लगा लेंगे कि इसकी मृत्यु क्या है और जो क्षय जो है वो भी बहुत कम होगा। देखो यहाँ पर बता ही रहा है आपको, मृत्यु हो जाने के बाद ये जो अवशोषण की प्रक्रिया है और उत्सर्जन की प्रक्रिया है ये बंद हो जाएगी, लेकिन बहुत कम मात्रा में जो है इसका जो उत्सर्जन होगा, क्षय होगा। तो उससे हमें इनकी जो है आयु पता लग जाती है। इसमें किया क्या जाता है, अब देखो, जब इंसान की मृत्यु होगी, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जब इंसान की मृत्यु होगी उस टाइम पे उसकी आयु क्या मानी जाएगी, 0। ठीक है, अब उसकी आयु उस टाइम पे 0 है, यानी कि उसमें कार्बन जो है 100% है। अब जैसे जिस टाइम पे वो चीज़ हमें मिली, मान लो अब से 500 साल बाद वो चीज़ हमें मिली, कहीं पर हमने कहीं पे उत्खनन करा और उस उत्खनन में वो हमें सजीव चीज़ के अवशेष मिले, तो उन अवशेषों से क्या किया जाएगा, उनकी स्टडी की जाएगी और वहाँ पर कार्बन की कितनी मात्रा है वो देखी जाएगी। और उसके माध्यम से ये देखा जाएगा कि जब ये स्टार्टिंग में मृत्यु हुई थी उस टाइम पे ये 100 था, अब मान लो ये करते करते मान लीजिए वो 75% है, 75% बचा है, तो उसके हिसाब से ये लगा लिया जाएगा कि हाफ कितने टाइम में होता है और उसके टाइप से वहाँ पर एक चार्ट होता है, उससे ये पता लग जाएगा तकरीबन ये इतने साल पुरानी जो है वस्तु होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे शोधकर्ताओं द्वारा किया जाता है। जैसे मैंने बताया, स्टार्टिंग से लेकर उसकी सापेक्ष मात्रा जो स्टार्टिंग में है और जो अभी है उस मात्रा का अंतर से ये पता लगाते हैं कि उसकी आयु कितनी होगी। कार्बन की हाफ लाइफ लगभग कितनी होती है, तो 5730 के आसपास ये होती है, 5730 वर्ष के आसपास होती है। और इस पद्धति के माध्यम से, यानी कार्बन डेटिंग के माध्यम से, हम 50,000 वर्ष पुरानी तक वस्तुओं की आयु का पता कर सकते हैं, उनकी आयु का निर्धारण कर सकते हैं कि इनकी आयु कितनी है। तो चलिए इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेडियो कार्बन डेटिंग कार्बनिक पदार्थों की सटीक आयु का आकलन हेतु उपयोग की जाने वाली एक वैज्ञानिक पद्धति है। तो ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें हम कार्बन डेटिंग के माध्यम से ये पता करते हैं कि इस वस्तु की आयु कितनी है। अगला कथन क्या कह रहा है, जब कोई कार्बनिक इकाई जीवित होती है तब उसका शरीर कार्बन 14 परमाणुओं को अवशोषित करता है और साथ ही साथ उनका जो है उत्सर्जन करता है। तो ये भी हमने आपको बताया था कि अवशोषण होता है और उत्सर्जन होता है, लेकिन मृत्यु के बाद क्या होता है, ये दोनों ही प्रक्रिया बंद हो जाती हैं और ये कहा जाता है बहुत हल्की मात्रा में जो है उत्सर्जन होगा, यानी कि उसे क्षय कह देते हैं कि वहाँ पर क्षय होने लगता है। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा कथन आपसे कह रहा है, कार्बन 14 की हाफ लाइफ लगभग 9700 वर्ष है। तो ये हमारा जो है गलत है। कितनी है हमारी इसकी आयु, तो 5730 वर्ष जो है कार्बन 14 की हाफ लाइफ होती है।
तो ये तीसरा गलत हो जाएगा। यहाँ आपसे क्या कह रहा है कि कौन से कथन जो है सही हैं, तो पहला और दूसरा आपका सही है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अपना अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है हमारा एबेसिन एंटीबायोटिक। अब ये जो एंटीबायोटिक है ये अपने आप में ही खास हो जाती है, क्यों? क्योंकि इसे जो बनाया गया है वो किसके माध्यम से बनाया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके इस वैक्सीन को बनाया गया है। ये वैक्सीन करती क्या है, ये वैक्सीन जो एक घातक सुपर बग है जिसका नाम है एसिनेटोबैक्टर बॉमिनी, उसको जो है ख़त्म करने का काम करती है, यानी कि उसके संक्रमण से हमें बचाती है। अब ये जो एसिनेटोबैक्टर है ये जो है जीवाणुओं का एक समूह होता है और आमतौर पर ये पाया कहाँ जाता है, तो मृदा और जल में ये पाया जाता है। ये एसिनोबैक्टर बॉमिनी जो है मनुष्य में होने वाले एसिनोबैक्टर संक्रमणों के लिए जिम्मेदार होता है। अब इसमें होता क्या है, जब ये संक्रमण होता है तो होता क्या है, जो हमारा रक्त है ना, रक्त है या मूत्र मार्ग है या फेफड़े जो हैं और हमारे कहीं पर भी अगर घाव है तो वहाँ पर इसके संक्रमण का खतरा ज़्यादा रहता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जिन लोगों की प्रतिरोधक क्षमता कम है या जो लोग अभी अभी हॉस्पिटल से आए हैं किसी लंबी बीमारी के चलते उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है, तो उन्हें भी ये बहुत जल्दी संक्रमित कर लेता है। और भी जो हमारा WHO है उसने इसे अपने प्राथमिक रोगजनकों में यानी कि प्रायोरिटी पैथोजन की एक सूची के अंदर जो है अति गंभीर खतरे के रूप में जो है वर्गीकृत किया है। प्राथमिक रोगजनक बैक्टीरिया एक समूह होता है जिसमें मानव के स्वास्थ्य को ये कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा खतरा होता है। इन बैक्टीरिया यहाँ पर जो भी हमारे रोग रखे जाते हैं उसमें जो भी वायरस से रिलेटेड होंगे, जीवाणु से रिलेटेड होंगे, तो उससे मानव के स्वास्थ्य को जो है बहुत बड़ा खतरा होता है, इसलिए इसे इसमें रखा जाता है। इसीलिए इसे जो है प्राथमिक रोगजनकों में रखा जाता है। यहाँ पर ये जो बॉमिनी है ये क्या होता है, कभी कभी बहुत टाइम तक आपके शरीर में जीवित रहेगा लेकिन आपको कोई भी लक्षण नहीं दिखेंगे इसके, कोई भी जो इसकी वजह से जो भी मैंने आपको बताया कि ये संक्रमण हो सकते हैं, ये आपको कोई भी लक्षण नहीं दिखेगा लेकिन ये आपके शरीर में काफ़ी टाइम तक जीवित रहेगा। उसके बाद हो सकता है ये एकदम से आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं इफेक्ट करने लगे, आपकी बॉडी को संक्रमित करने लगे। तो चलिए इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एबेसिन एंटीबायोटिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है एबेसिन एंटीबायोटिक की खोज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके की गई है, तो ये हमारा सही हो जाएगा क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया ये क्यों इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करा है। दूसरा कथन कर रहा है एबेसिन एंटीबायोटिक जो है घातक सुपरबग एसिनेटोबैक्टर बॉमिनी को नष्ट करता है, तो ये बिल्कुल सही है। तीसरा आपसे कह रहा है, तीसरे कथन में कह रहा है एसिनोबैक्टर बॉमिनी को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यानी कि WHO ने क्या करा है, प्राथमिक रोगजनकों की श्रेणी में रखा है। किन रोगों को जो है प्राथमिक रोगजनकों की श्रेणी में रखा जाता है, तो जो मानव के शरीर के लिए बहुत ज़्यादा खतरा उत्पन्न करते हैं या मानव के स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा खतरा होते हैं उन्हें इसमें रखा जाता है, तो यह भी आपका सही है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, यानी कि ये पूछ रहा है कौन से सही है, तो 1, 2, 3 सभी आपके सही हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो चलिए अपना अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक क्या है, हमारा जो टॉपिक है वो है राइस फोर्टिफिकेशन। अभी जो है संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार ये कहा गया है कि भारत में राइस फोर्टिफिकेशन का जो प्रायोगिक प्रयोजना की गई है उसमें जो स्कूल के बच्चे हैं उनमें एनीमिया के प्रसार में कमी देखी गई है। यानी कि इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली, उसमें ये देखा कि जो हमारी एक प्रायोगिक योजना हमने चलाई थी राइस फोर्टिफिकेशन की, उसके द्वारा जो स्कूली बच्चों में एनीमिया का जो प्रसार है यानी कि एनीमिया की जो मात्रा है उसमें कमी देखी गई है। अब देखो ये राइस फोर्टिफिकेशन होता क्या है, राइस फोर्टिफिकेशन में किया क्या जाता है कि जो हमारे जो सामान्य चावल होते हैं उनमें आयरन, विटामिन B12 और साथ ही साथ फॉलिक एसिड पाया जाता है। तो इसमें किया क्या जाता है कि हमारी जो मात्रा है इन तत्वों की, इन सूक्ष्म पोषक तत्वों की जो मात्रा है उसे बढ़ा दिया जाता है। इसमें राइस फोर्टिफिकेशन के से जो हमारी चावल में विटामिन के जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनकी मात्रा को बढ़ाने की प्रक्रिया को जो है राइस फोर्टिफिकेशन कहा जाता है। और इससे होता क्या है कि पोषण के मान में सुधार आएगा, यानी कि जो हम देखते हैं कि बच्चे कुपोषित हैं उनका पोषण अच्छे से होगा, उनके पोषण में कहीं ना कहीं सुधार आएगा
और ये जो है न्यूनतम लागत पे ये होता है, तो हम जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य को जो है हासिल कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ लागत कम है और हमें फ़ायदा अच्छा हो रहा है तो वहाँ पे हम जो है एक उसके लिए हम एक इनिशिएटिव ले सकते हैं, ताकि हम जो है हम जो है अपने जो छोटे बच्चे हैं या जो गरीब बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य को जो है अच्छा कर पाएँ। तो चलिए देख लेते हैं ये होता कैसे है। तो राइस फोर्टिफिकेशन में किया क्या जाता है, ये एक प्रौद्योगिकी है, यानी कि एक टेक्निक है जिसमें जो चावल होता है, चावल का आटा बनाया जाता है। चावल के आटे को सूखे आटे में जो है हमारे ये जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनको मिलाया जाता है, जल मिलाया जाता है। फिर इसमें क्या किया जाता है, इसको एक हीटिंग जोन के साथ, इस मिश्रण को हीटिंग जोन के साथ ट्विन स्क्रू एस्क्यूडर में चला जाता है। और ये एस्क्यूडर में क्या होता है, जो हमारे चावल के दाने होते हैं ये जो आटा होता है ये क्या करता है, जो हमारे चावल के दाने होते हैं उन्हीं की शेप में जो है चावल बना देता है। और फिर इसे क्या कर दिया जाता है, इसे पैक कर दिया जाता है और उस पर एक मार्क लग जाता है +F का जो है एक मार्क के साथ इसे पैक कर दिया जाता है। इसमें होता क्या है, आयरन, B12 और फॉलिक एसिड की जो भी मात्रा है वो अंकित की जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे लिखा जाता है फोर्टिफाइड, यानी कि यहाँ पे बता दिया जाता है कि ये चावल जो है फोर्टिफाइड है। अब यहाँ पर जो हमारे फोर्टिफाइड चावल बना, इसमें जो आयरन की मात्रा है वो कितनी होती है, तो वो 28 से लेके 42.5 जो है माइक्रोग्राम तक होती है। वहीं पे जो फॉलिक एसिड है, फॉलिक एसिड कितना होता है, तो 75 से लेके 125 माइक्रोग्राम तक होता है। बात करें अगर B12 की, तो B12 कितना होता है, तो 0.75 से लेके 1.25 तक जो है यहाँ पर माइक्रोग्राम तक यहाँ पर विटामिन B12 होता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर और भी बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि जस्ता हुआ, विटामिन A हुआ, विटामिन B1 है, विटामिन B2, विटामिन B3 और विटामिन B6। इन सभी की मात्रा भी इसमें मिलती है। कितनी मिलती है, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम। जस्ता जो है 10 से 15 मिलीग्राम मिलता है। विटामिन A की अगर बात करें तो 500 से 750 माइक्रोग्राम तक ही मिलता है। और विटामिन B1 जो है 1 से लेके 1.5 मिलीग्राम तक। वहीं पे बात करें विटामिन B2 की, तो 1.25 से लेके 1.7 मिलीग्राम तक। और विटामिन B3 जो है आपको 12.5 से 20 मिलीग्राम तक मिलता है। और विटामिन B6 जो है 1.5 से लेके 2.5 मिलीग्राम तक प्रति किलो चावल, यानी कि 1 किलो चावल में हमें जो है इतने सारे पोषक तत्व मिलते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारा जो नॉर्मल चावल होता है, जो सामान्य चावल होता है, उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। तो चलिए इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, राइस फोर्टिफिकेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपको क्या कह रहा है, फोर्टिफाइड चावल को पहचान चिन्ह F+ के साथ जो है चिन्हित किया जाता है, यानी कि जो पैकेट होगा उस पर लिखा हुआ होगा +F और फोर्टिफाइड। तो इससे हमें पता चल जाता है कि फोर्टिफाइड है, तो ये बिल्कुल सही है। फोर्टिफाइड राइस में जो है सामान्य चावलों की तुलना में आयरन, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की मात्रा अधिक होती है। वो अधिक होती है क्योंकि हमने क्या बताया, सामान्य आटे के चावल को क्या किया जाता है, सूखे आटे में यहाँ पर जो है पोषक तत्व मिलाए जाते हैं। तो जब हम उसमें पोषक तत्व बाहर से मिला रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर इनकी मात्रा जो है अधिक होगी। तो ये भी हमारा सही है। तीसरा कथन कह रहा है राइस फोर्टिफिकेशन के लिए जो है कोटिंग, डस्टिंग और एक्सट्रूजन किया जाता है। इन प्रौद्योगिकियों का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो ये हमने आपको बताया ही था, कोटिंग की जाएगी, डस्टिंग की जाएगी और एक्सट्रूजन में क्या किया जाएगा, जो हमने आटा मिला के जल के साथ तैयार किया है उससे जो है चावल के दानों की उसे शेप दी जाएगी। तो ये तीनों ही जो कथन है ये सही है। और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछ क्या है, उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं। यहाँ पे आपसे सही कथन पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आज के लेक्चर में हमने जो है मई 2023 के जो भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो सब यहाँ पर डिस्कस करे हैं। अगले लेक्चर में हम जून 2023 के जो आपके टॉपिक होंगे, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, उन्हें लेकर यहाँ पर चर्चा करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको यहाँ पर अपने एग्जामिनेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ मिली होंगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए, देखते रहिए। नमस्कार।